मास्टर जी जो है जोहार। अरे भाई पर्वतिया जी, आप तो बिल्कुल हाँफ रहे हैं। देखो नहीं कैसा एकदम गर्मी से तो हालत खराब है। देखिए किसान भाइयों, हमारी पर्वतिया जी जो है वो भी गर्मी से परेशान है। आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तब तक आप सभी का कृषि दर्शन के आज के अंक में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। और भाई जब तक पर्वतिया जी थोड़ा सा आराम कर लेती हैं, किसान भाइयों चलिए सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रतिभूमि पर लगाए जा रहे हैं फलदार वृक्ष, फसल बीमा बचाता है नुकसान से, हिल पर बुआई कार्य को आसान करता है नवीन डिबलर। राज्य में प्रतिभूमि काफी मात्रा में है। ऐसी भूमि का सदुपयोग हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन ऐसी भूमि को चिन्हित कर उसमें फलदार वृक्ष एवं अन्य पेड़ लगाती है, जिससे राज्य के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के अनुपयोगी प्रतिभूमि से भी यहाँ के किसान लाभान्वित हो सके, साथ ही साथ ऐसी भूमि का विकास भी हो, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी भूमि में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष और हल्दी, अदरक जैसे अनेक प्रकार के पौधे लगाती है, जिससे प्रतिभूमि का सदुपयोग भी होता है और किसान लाभान्वित भी होते हैं। आपात स्थिति हर किसी के जीवन में कभी न कभी आती है। इसी तरह फसलों पर भी कभी मौसम की मार या कभी रोग व्याधियां लगने के कारण वे नष्ट हो जाती हैं और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें बचाता है फसल बीमा योजना। खेती बाड़ी में अक्सर किसानों को आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है। रोग व्याधि और कीटों के कारण तो कभी विपरीत मौसम की वजह से लगाए हुए फसलों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी परिस्थिति से किसानों को उबारने के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाती है। किसान अपने फसलों का बीमा कराकर होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। आने वाले खरीफ में जो किसान मूंग की फसल लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद हैं पूसा, विशाल और SML 6 और 8। ये किस्में अच्छी फलन देने के साथ ही रोग रोधी भी होती हैं। झारखंड में खरीफ मौसम की दलहनी फसलों में मूंग प्रमुखता से उगाई जाती है। मूंग की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए ये आवश्यक है कि किसान उन्नत प्रभेदों के बीजों की बुआई करें। खरीफ में लगाई जाने वाली मूंग के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद है पूसा, विशाल, SML 6 और 8। ये तीनों प्रभेद बुआई से 65 दिनों में तैयार हो जाते हैं और अच्छी उपज देते हैं। किसान भाइयों, मूंग दलहनी फसल है जो हम खरीफ में लगाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। इसको हमारे किसान भाई को खाने में भी इस्तेमाल करना है, अतः किस्मों का जानना बड़ा ही आवश्यक है। जो सही किस्में हमारे प्रदेश को अच्छी उपज दे सकती हैं वो पूसा, विशाल है और SML 668 है। ये दोनों किस्में करीब 65 दिन में कटने लायक हो जाती हैं। जो किसान अपने खेत में गन्ना लगाए हुए हैं, वर्तमान समय में फसल पर कुछ छोटी मोटी बातों पर ध्यान देकर और कुछ विशेष कृषि कार्य करने से उपज अच्छी मिलेगी। ये बातें क्या है, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। किसान भाइयों, गन्ने की सफल खेती के लिए इस समय आपको ध्यान देना होगा कि जल आपके खेत में, नमी जो आपके खेत में होनी चाहिए उसका प्रबंधन आप अवश्य करें, क्योंकि ये आने वाला एक महीना बड़ा ही वाइटल होता है, बड़ा ही ज़रूरी होता है। अगर नमी नहीं रहेगी तो उपज आपको कम मिलेगी, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो कल्ले की सही संख्या नहीं होगी और गन्ने में अगर सही संख्या नहीं होगी तो जो आपका उपज है वो प्रभावित होगा। इस समय खरपतवार निकालें ताकि कीड़े मकोड़े का आक्रमण ना हो और नमी का खास ध्यान रखें ताकि बीमारी वगैरह का या कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं हो। हिल पर बीजों की बुआई के लिए किसान नवीन डिबलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। यह उपकरण हिल पर बुआई कार्य को आसानी से निपटाने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 3200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य
खत्म कर सकते हैं। यह उपकरण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की। तो आइए देखते हैं कि इस किसान ने ऐसा क्या किया कि ये सफल किसान बन पाए। जिस प्रकार हर एक काम में समय के साथ बदलाव लाया जाता है, उसी प्रकार कृषि में आए बदलावों को अपनाकर खेती बाड़ी करने से निश्चित सफलता मिलेगी। हमने वैज्ञानिक ढंग से खेती शुरू किया और इससे हमको जो है सकारात्मक ये नज़र आ रहा है। इसमें आमदनी ठीक है, घर की जो है परिवार सब ठीक है, स्थिति सब ठीक है। और ये हम कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो भी बेरोजगार इस झारखंड प्रदेश से है, वो जो गुजरात, बम्बई, दिल्ली जो पलायन करते हैं, वो अगर अपनी ये बंजर ज़मीन में अपनी अगर मेहनत और पसीना से अपना अगर योगदान श्रमदान करे तो ये खेती हमारी खेती कहता है कि इस धरती से सोना उपजे। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी का दौर जारी है। दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक वृद्धि हुई है। वहीं सब्जी मंडियां पिछले कुछ सप्ताहों की अपेक्षा नरम दिखी। कुछ खाद्यान्नों के आज के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1,800 रुपए से लेकर अधिकतम 2,000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4,500 रुपए से लेकर अधिकतम 4,700 रुपए। चीनी न्यूनतम 3,800 रुपए से लेकर अधिकतम 3,950 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10,200 रुपए से लेकर अधिकतम 10,350 रुपए। वहीं प्याज के मूल्य रहे न्यूनतम 2,100 रुपए से लेकर अधिकतम 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में तो किसान भाइयों, आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें तो देख ली, कृषि समाचार देख लिया, मंडी का भाव भी जान लिया और मौसम का हाल चाल भी जान लिया। जरा देखें अब पर्वतिया जी पर मौसम क्या असर है भाई। अब कुछ विश्राम हुआ? ठीक है मास्टर जी। हाँ तो अब और कुछ बातचीत करें। हाँ मास्टर जी, लेकिन गर्मी का जो हाल है नी एकदम सगरो बुझाते तबाही लखे। नहीं बताओ, पानी कम मिलत है तो हरियर चारा कम मिलत है, पशुधन परेशान है, हमरे का आदमी मन तो परेशान है ये है। बिल्कुल सही। इसका मतलब आप कुछ आज इसी सब संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं? सही कहा थी मास्टर जी। हम तो है और से पूछे खोजत रही कि जैसे एकदम पशु मन के देखबे करत ही कि एकदम दोपहरिया होते होते कैसे परेशान हो जाए। पानी तो चलिए पर्वतिया जी, इस पर बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा विराम ले लेते हैं ना। तो किसान भाइयों, आप इस सवाल के साथ बने रहिए, हम मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम कर बाद देखो मैंने एक बार फिर से स्वागत है। तो मास्टर जी रौरे बता थे कि गर्मी में एकदम कैसे हमें अब आप चाहते हैं कि जो गर्मी का मौसम है जिसमें आपकी हालत खराब हो रही है, हमारी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और किसान भाई आप जानते हैं कि गर्मी का जब मौसम आता है तो हमारे जो पशुधन है उनको खासी परेशानी होती है। तो गर्मी के मौसम में आप अपने पशुओं की देखभाल कैसे करेंगे, किन किन बातों की सावधानियां रखेंगे, किन किन चीज़ों से आप गर्मी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं ताकि आपके दूध के मांस के उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। चलिए इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिन्हा से। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्मी के दिनों में पशुओं की क्यों विशेष देखभाल की जरूरत होती है। देखिए, मौसम विशेष का हर एक के लिए, चाहे वो पशु हो या आदमी हो, सबों के लिए एक महत्व है। गर्मी पशुओं को भी उसी तरह परेशान करती है जिस तरह की हम आदमियों को, इसलिए उनकी विशेष देखरेख जरूरी हो जाती है। खास करके देखरेख में उनके खान पान पर इस मौसम में बहुत विपरीत असर पड़ता है, हाँ, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता पर निश्चित रूप से असर पड़ती है। और इसका विशेष कारण ये है कि उस पर असर पड़ने का, क्योंकि इस मौसम में खास करके आप जानते हैं कि पशुओं को जो चीज़ चाहिए, दाना मिश्रण चाहिए और हरा चारा चाहिए, सूखा चारा के अलावा, तो हरे चारे की कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनकी विशेष देखरेख की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से पाला गया है, वो सब जो है वो फीका पड़ जाएगा। डॉक्टर साहब, गर्मी में देखा जाता है कि पशुओं की उत्पादकता में, चाहे दूध हो या किसी भी चीज़ में, कमी आ जाती है। तो इस उत्पादकता में कमी आने के क्या कारण है? देखिए, उत्पादकता में कमी का सबसे मुख्य कारण जो है, खास करके दुधारू पशुओं में, वो है हरा चारा। हरा चारा का मतलब क्या है? हरा चारा के द्वारा आप उसको जो देते हैं वो कैरोटीन, वो जानवर जो है हरा चारा के द्वारा कैरोटीन प्राप्त कर रहा है। कैरोटीन जब जानवर के शरीर में जाता है तो उससे विटामिन A उसको मिलता है, उसके शरीर को। और ख़ास करके गाभिन गायों को अगर हरा चारा नहीं मिले तो कैरोटीन नहीं मिलेगा और विटामिन A नहीं बनने की वजह से उसके जो इस मौसम में जो बच्चे पैदा होंगे या इस मौसम के बाद भी जो बच्चे पैदा होंगे, वो उनकी दृष्टि, उनकी आँख कमज़ोर होगी, आँख की रोशनी कमज़ोर होगी। इसलिए हरा चारा की उपलब्धता अगर बनाए रख सकते हैं आप, तब तो आप उत्पादकता में आप कोई कमी नहीं आने देंगे। और यही मुख्य कारण हरा चारा की कमी है। अब गर्मी में ये हो ही जाती है। आपने जो ये समस्या बताई कि मुख्य कारण हरे चारे की कमी है, तो इस समस्या से निजात हमारे किसान भाई किस प्रकार प्राप्त करें? इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसा चक्र अपनाना पड़ेगा कि वो सालों भर, खास करके गर्मी के मौसम में जब हरे चारे की उपलब्धता नहीं रहती है, तो भी वो कम से कम मात्रा में भी जो है वो हरा चारा दें। इसके लिए उन्हें, जैसा कि पहले भी उनको बताया गया है, हमारे बहुत से पशुपालक भाई जानते भी हैं कि जब चारे की उपलब्धता बहुतायत में हो उस समय उसको साइलेज और हे बना करके रख लें। एक विधि और है कि अगर हरा चारा न भी हो, अगर साइलेज और हे उनके पास न भी हो, फ्रेश हरा चारा न भी हो, तो एक और विधि है कि पुआल तो उनके पास सालों भर उपलब्ध रहता है। उस पुआल को अगर वो यूरिया से उपचारित कर दें तो यूरिया से उपचारित कर देने से बहुत हद तक पशुओं को अपने आप को बनाए रखने में, उत्पादक क्षमता बनाए रखने में पशु सक्षम रहते हैं। तो यूरिया उपचारित पुआल अगर खिलाएं तो उससे वो उनको फायदा होगा। गर्मी के दिनों में बीमारियों से बचाव के उनका देख रेख किस प्रकार किया जाए? कौन कौन सी बीमारी होती है, उसका निजात किस प्रकार हमारे किसान भाई प्राप्त करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ खाने खिलाने से ही नहीं होगा। गर्मी के दिन में खास करके पशुओं के लिए, सभी प्रकार के पशुओं के लिए और दुधारू पशुओं के लिए तो विशेषकर आपको छायादार स्थान का जगह रखना होगा और हमेशा ही उनको पीने के लिए साफ और ठंडा पानी उपलब्ध रहना चाहिए। दिन भर में कम से कम 4 बार उन्हें तो जरूर पानी पिलाएं ताकि उनको लू नहीं लगे। और जहाँ तक बीमारी की बात है, इस मौसम में खास करके एंथ्रेक्स और लंगड़ा रोग, गलघोटू, ये सब अक्सर होता है। तो इसका सबसे बेहतर उपाय है कि आजकल इन सभी रोगों का टीका उपलब्ध है बाजार में। अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से मिल करके इसका टीका ले लें और टीका पहले ही समय पे उनसे पूछ करके जितनी मात्रा में लगाई जाती है वो लगा लें। और इनमें से खास करके गलघोटू और लंगड़ी बीमारी का एक ही टीका है जो दोनों बीमारी से बचाव भी करता है।
तो इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे अपने पशुओं का तो आपके पशु भी स्वस्थ बने रहेंगे और उनकी उत्पादक क्षमता भी बनी रहेगी। गर्मी के मौसम का उस पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हमारे पशुओं को गर्मी में लू लगने की भी संभावना बनती है। बिल्कुल। तो लू जब लग जाए या लगने से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हमारे किसान? लू लगने से बचने के लिए हमने कहा ना कि उनके लिए छायादार स्थान रहना चाहिए जहां वो तेज धूप में नहीं जाएं। उनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था छायादार स्थान में हो। अगर उसके बाद भी बहुत तेज गर्म हवा चल रही हो तो जहां पर उनका रहने का स्थान है उसके दरवाजे पर बोरा टांग दें और बोरे को भिंगा करके रखें ताकि गर्म हवा अंदर नहीं जाए। और पीने की पानी की व्यवस्था रखें। और अगर विदेशी नस्ल की गायें हैं उनके पास तो वो उनके लिए पंखा, कूलर, बहुत तरह का चीज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन खास करके हमारे किसान भाई के पास उस तरह की नस्ल की गायें हैं नहीं, इसलिए अगर आप कम से कम पीने का पानी उनको भरपूर पिलाएं, 4 बार 5 बार पानी पिलाएं। और नहीं तो क्या होता है कि प्यास के वजह से और गर्म मौसम के वजह से उनको खाने की रुचि घट जाती है। खाना उनको पौष्टिक आप दे रहे हैं लेकिन वो खाना खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर पानी वगैरह अगर उनको मिलता रहे, मौसम अगर उनके रहने के स्थान में ठंडा रहे तो वो खाएंगे। और सुबह शाम जब धूप कम हो तो उनको अगर चारागाह में निकालते हैं चराने के लिए, घास चराने के लिए, तो सुबह शाम निकालें। तेज धूप में तो बिल्कुल नहीं उन्हें निकालें। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने गर्मी के दिनों में पशुओं की देख रेख से संबंधित विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपको भी जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो जानकारी तो बहुत बढ़िया मिल गया मास्टर जी। इसन एकदम गर्म में भी अपन पशुधन के कैसे तरी ठीक ठाक रखल जा सकेला, सेकर बारे में हम हो जान लेली और हमारे दर्शक भी जान गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज और किस विषय पर बातचीत करनी है? जी, इसन गर्मी में हम सोचत रही कि जैसे हमरे परेशान ही, हमरे का पशुधन परेशान है और खेती करवैया मन अगर फूल कर खेती करत है तो उनके तो और ज्यादा परेशानी होत हुई कि फूल तो और कोमल नाजुक होएला है कि नहीं। तो इसन में अगर रौरे का तो कहे ना ग्लैडुलस। अच्छा, हाँ, ग्लैडुलस। हाँ, अच्छा, खेती के बारे में बताओ तो हमको बेचारा बहुत फायदा रही। देखिए, ये तो बहुत सही है। देखिए, हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं झारखंड में खास करके इस समय फूलों की खेती पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो किसान भाइयों फूलों की जो खेती है इससे काफी अच्छा मुनाफा मिलता है और फूलों की मांग हमारे बाजारों में सालों भर बनी रहती है। और चूंकि ये मांग सालों भर बनी रहती है, इसलिए जरूरी है कि आप जो फूलों का उत्पादन कर रहे हैं वो सालों भर होता रहे। तो पर्वतिया जी का सवाल भी बिल्कुल सही है कि प्रतिकूल मौसम में, जब मौसम अनुकूल नहीं हो, तब आप ग्लैडुलस की खेती कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो ग्लैडुलस फूल है इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ये गुलदस्ते में लगता है, हर जगह लगता है, तो इसकी मांग हमेशा बाजार में रहती है। अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रतिकूल मौसम में किन बातों का ध्यान देना है, कौन कौन सी दवाइयाँ लगानी है, कौन कौन से उपाय करने हैं, चलिए इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपनी विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम होरो से। नमस्कार, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ग्लैडुलस की जो खेती करते हैं हमारे किसान भाई, उसके लिए कौन सा मौसम उचित है और प्रतिकूल मौसम कौन सा है जिसमें वो फूल उगा सकते हैं? ग्लैडुलस जो है ये मुख्य रूप से रबी मौसम का अर्थात जाड़े के मौसम का फूल है और प्रतिकूल इसे हम तब कहेंगे जब गर्मी का मौसम आ जाए या बरसात का मौसम। चूँकि बरसात का मौसम जो होता है इसमें फूलों की खेती बहुत कम होती है और ऐसे समय में जब हम किसी फूल को लेते हैं तब हम इसे कहेंगे कि ये प्रतिकूल मौसम का फूल है। बरसात के मौसम में मुख्य रूप से ग्लैडुलस की खेती नहीं की जाती है, लेकिन कुछ सावधानी बरतकर हम इसकी खेती कर सकते हैं और इसका लाभ हम जाड़े के मौसम की अपेक्षा दुगुना कमा सकते हैं। इसलिए
चूँकि ग्लैडुलस लगाने की विधि जो है अब हमारे यहाँ के बहुत सारे किसान जान गए हैं और उनको हम थोड़ी सलाह देना चाहते हैं कि ग्लैडुलस अगर वो जाड़े से हटकर ऑफ सीजन में या प्रतिकूल मौसम में गर्मी या बरसात में करें, थोड़ी सी सावधानी बरतकर, तो वो ज़्यादा लाभकारी उनके लिए हो सकता है। जी मैडम, तो ये जो ग्लैडियोलस का जो पौधा है, हम अगर ठंड में लगाते हैं तो इसकी खेती जो है वो अच्छी होती है और उसके अनुकूल मौसम होता है, लेकिन जब गर्मी और बरसात में लगाएंगे, खासकर अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो जमीन जो है वो सूखी हुई है और ठंडे की अपेक्षाकृत अभी की जमीन में काफी बदलाव है। तो हम अभी खेत की तैयारी कैसे करेंगे और किस किस चीज का मिश्रण करेंगे, ये हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे, ताकि प्रतिकूल मौसम में भी ये जो फूल की खेती है ग्लैडियोलस की, ये अच्छी तरह से हो सके। प्रतिकूल मौसम में करना, उसका मतलब है कि हम इसे अप्रैल या मई में अगर लगा रहे हैं तो इस समय हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है और ये क्रॉप जो हमारा फसल जो हमारी है ये चले जाएगी आपके बरसात तक। इसका जो लाइफ टाइम होगा जो बरसात तक होगा, अर्थात 2 तरह के मौसम इसमें देखने हैं। तो पहली बार जब हम इसके बीज को, इसके कंद को जब हम लगाते हैं तो उस समय हम खेत की तैयारी जब करेंगे तो एक गहरे खेत बनाएंगे जिसमें कि हम पानी अगर सिंचाई करें तो वो पानी उसमें ठहरे, और ऐसे समय में हम गोबर की खाद का मिश्रण और नाइट्रोजन या यूरिया या फास्फोरस या पोटास उसी तरह दे देंगे जैसे कि जाड़े में देते हैं, अर्थात 100, 60 और 40 की मात्रा में, और साथ ही गोबर का जितना हमारे पास अवेलेबल हो, मिट्टी के रंग बदलने तक हम गोबर के दे दें। और इसमें जब हम इन खाद को डालते हैं, इन खादों को डालते हैं तो इसमें गर्मी ज़्यादा आ जाती है। ऐसे समय में पानी हमें खूब देने की आवश्यकता होती ताकि इसका प्रतिकूल असर कंद पर ना पड़े। और इसके पहले चूँकि गर्मी में इंसेक्टिसाइड या कीड़े मकोड़े मिट्टी में अपने आप ऐसे भी मर जाते हैं, तो फिर भी थोड़ी बहुत सावधानी के लिए, चूँकि बरसात का मौसम भी इसके बाद आएगा, तो लिंडेन धूल जो होता है उसे हम 25 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा में अवश्य मिला दें और उसके बाद गोबर और जो हमने बताया वो सब मिलाएं। और फ्लैट जो खेत जैसे क्यारी में हम बनाते हैं जिसको थोड़ा सा हम 6 से 15 सेंटीमीटर तक थोड़ा गहरा कर लें ताकि उसमें पानी जमे, और उसी में हम लाइन बाय लाइन 15 × 10 की दूरी पर ग्लैडुलस के कंद को डाल दें। कंद डालने के पहले किसान भाई जरूर ध्यान देंगे कि कंद का उपचार वे अवश्य कर लें और कंद में ये देखें कि उसमें आँख निकला है या नहीं। अगर आँख नहीं निकला है तो होगा कि उसमें स्प्राउटिंग जब होगा, उसमें जब पौधे बनेंगे तो काफ़ी देर होगा, मतलब हमें काफ़ी दिनों तक उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कंद आएगा। क्योंकि ग्लैडुलस के कंद का जो लगाने का समय होता है वो होता है कि 6 महीना वो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके बाद उसमें आँख आते हैं। तो वैसे कंद को लगाएं जिसमें आँख आ चुका है और इसी 10 × 15 की दूरी पर ही लगाएं। और फ्लैट खेत में, जिसको कि हम ये गहरा खेत जो कहते हैं, उस तरह उसकी गहराई कर लें 6 से 15 सेंटीमीटर तक और उसमें लाइन से लगाएं। लाइन से लगाने के बाद जिस दिन लगाते हैं उसी दिन हम इमीडिएट उसमें सिंचाई कर दें। जी पूनम जी, खेत की तैयारी और पौधों को लगाने की विधि तो आपने काफ़ी अच्छी तरह से बताई, लेकिन अब बात आती है कि वो वृद्धि अच्छी तरह से करे और अपने जो परिपक्वता को प्राप्त करे ताकि अधिक से अधिक फूल हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हों। तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए प्रतिकूल मौसम में, खासकर अनुकूल मौसम के में जो आप सावधानियां बरतते हैं उसमें और प्रतिकूल मौसम में क्या अंतर होता है, जैसे खाद के छिड़काव में या फिर किसी रोग या कीटाणुनाशक दवाओं के छिड़काव में या फिर सिंचाई की व्यवस्था में? तो क्या सावधानियां हम बरतेंगे अनुकूल मौसम की अपेक्षाकृत प्रतिकूल मौसम में? ग्लैडुलस में यहाँ जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, मुख्य रूप से सड़ने की ही बीमारी होती है। ये कंद सड़न की जो बीमारी, ये अगर आप उपचारित कंद लगाते हैं तो ये बीमारी आपकी उसी समय लगभग 80% तक वहीं पर समाप्त हो जाती है। और सिंचाई जहाँ तक है तो हमें इस पर गर्मी के समय हर दिन या कह लीजिए कि 1 दिन के बाद 1 दिन जरूर सिंचाई देनी चाहिए। और जब पौधे 15-20 सेंटीमीटर के बढ़ जाएं तो उस समय यूरिया का एक छिड़काव या एक मतलब पाउडर के ये पानी मिलाकर या पाउडर के फॉर्म में हम एक छिड़काव जरूर करें उसमें। फिर साथ ही साथ उस समय हम
उसमें मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी इसलिए चढ़ाएंगे ताकि पौधे हमारे मजबूत बने। मिट्टी चढ़ा के फिर उसमें हम नाली बन जाएंगे अपने आप, और उसी नाली में हम पानी देंगे। क्योंकि पौधे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो गर्मी से हम बरसात की ओर शिफ्ट करेंगे, और बरसात के समय में के लिए नाली वाले खेत तैयार करना ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि इन पौधों में पानी ना जमे और कंद का सड़न ना हो। जी अच्छा मैडम, ये तो बात हो गई कि क्या सावधानियां हम बरतेंगे, लेकिन जब हमारे ये जो पौधे हैं ग्लेडियोलस के, ये जब परिपक्व अवस्था में आते हैं तो हमारे किसान भाई किस समय इसको मतलब काटे या इसकी फसल को काटे, ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में सुरक्षित रहें और जल्दी सड़े नहीं, या फिर उनका जो नष्ट होने वाला जो क्रम है वो कम रहे? अगर हमें लोकल मार्केट में भेजना है, जैसे कांके से रांची भेजना है, तो नीचे की कली जब पूर्ण रूप से खिल जाए तब हम इसे काटेंगे। वैसे में हमें इसका रंग भी पता चल जाएगा। अगर हमें दूर भेजना है, जैसे कलकत्ता भेजना है, जमशेदपुर भेजना है, पटना भेजना है, तो ऐसे समय में हम नीचे की कली में जब हल्का सा रंग दिखे, रंग से आप पहचान जाएंगे कि ये कलर, ये लाल रंग के हैं, ये वैरायटी इस लाइन में लाल रंग के हैं, इस लाइन में। उसी तरह से आप जैसे रंग दिखना शुरू हो, थोड़ा सा कली खुले रंग दिखे, आप फौरन उसे 2 पत्तों के साथ नीचे से काटेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर से काटेंगे, 2 पत्तों के साथ, पत्ते उसमें होने चाहिए, वैसे काट के आप उसे फिर पानी में कुछ देर के लिए रखेंगे, ठंडे पानी में, और फिर आधा घंटा 45 मिनट रखने के बाद उसे आप न्यूज़पेपर में जो आते हैं उसमें आप लपेटेंगे, अगर लोकल भेजना है तो। अगर बाहर भेजना है तो कार्बोरेटेड कार्टून बॉक्स जो आते हैं जिसमें कि छेद होते हैं, उसमें आप सजा कर उसको रखेंगे, और उसी में पैकिंग करके सजा कर आप 10-10 का बंडल बनाकर या 15 का बंडल बनाकर आप उसमें सजाएंगे और इस तरह से बाहर भेजेंगे। लोकल मार्केट के लिए पतले वाली जो जूट के बोरे होते हैं, जैसे प्याज का पैकिंग होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा है। न्यूज़पेपर के बाद उस बोरे का इस्तेमाल कर सकते ऊपर से। इस तरह आप इसकी पैकिंग करेंगे और इसे मार्केट तक आप पहुंचाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें डॉक्टर पूनम होरोजी ने दी, इसके लिए हम आपकी और अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपको जोहार। तो पर्वतिया जी, आपका समाधान हो गया? एकदम बढ़िया से हो गया मास्टर जी कि इस मौसम में भी फूल कर देखभाल भी कितना बढ़िया से करल जा सके। और अब जब फूलों की बात हो गई, मौसम के बारे में बात हो गई, तो अब आपको गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है? बढ़िया से राहत मिल तो मास्टर जी। और हमके बुझाला कि अब हमरे कर दर्शक मन भी चाहबे कि जे हमरे बात करीला कि गर्मी में पानी घटत है, और हम और हमेशा उनके संदेश भी देवत रहेला, तो उस संदेश के भी एक बार फिर से जरूर सुने को। हाँ, जरूर किसान भाइयों, बिल्कुल पर्वतिया जी ने सही संकेत किया है, सही वक्त पे किया है। इस समय गर्मी का मौसम है और पानी की कीमत आपको समझ में आ रही है। हम सालों भर आपसे कहते हैं कि पानी बचाइए, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। इस संदेश के साथ हम जरूर कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे एक जरूर विनती करेंगे कि आप हमें खत लिखिए। हाँ, अपन बात के हमरे ठीक पहुँचाओ और खत लिखे ले, नोट करूँ हमरे कर पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो पर्वतिया जी, हमको लगता है कि अब हमारे किसान भाइयों ने गांठ बांध करके हमारा संदेश अपने पास रख लिया होगा। अपने घर में, अपने खेतों में पानी जरूर बचाएंगे। इसी शुभकामना के साथ हमारी पूरी टीम को आज यहीं दीजिए अनुमति। नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जोहार।